हेलो गाइज, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, कल हमारी लाइव क्लास के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट का लिंक मिला था। आप सब ने अटेम्प्ट किया, हम सबको बहुत अच्छा लगा और हमारे टेक्निकल टीम बहुत ही इसके लिए बहुत काम करती हैं। देखो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि टेस्ट का सॉल्यूशन भी बताइए सर। देखो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें 10 क्वेश्चंस थे, हम एक एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करते हैं और मैं इनके जो आंसर्स हैं उनके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। आओ आप मेरे साथ देखिए। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो, आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी, जहाँ पर भी इसमें ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक के आगे थोड़ा सा आगे देखना होगा, क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन किस चीज़ की डिमांड करती हैं, या तो उसके बाद में नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो। अब देखो, इनमें से नाउन कौन सी बन सकती हैं। अब ये इस चीज़ को नोटिस करो आप। देखो, हमने अभी लाइव क्लास में देखा था कि V1 में यदि ING प्लस की जाती है तो उसके दो नाम से हम जान सकते हैं। एक हमने जाना था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक के बारे में हमें जरेंड नाम दिया था हमने उसको। और जरेंड किसका काम करता है, मुझे याद दिलाओ आप, बोलिए। तो देखो, जरेंड क्या करता है, नाउन का काम करता है। यहाँ पर ये जरेंड है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, V3 मान सकते हैं, मान लीजिए आप इसको। तो पास्ट पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव का काम करता है, तो यहाँ एडजेक्टिव की तो जरूरत ही नहीं है। वर्क्स और वर्क के दोनों V1, प्रीपोजिशन के बाद में V1 कभी नहीं आ सकती। V1 या V1 में SAS लगा हुआ कभी नहीं आ सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ हमें प्रीपोजिशन के बाद में किसी नाउन की जरूरत थी और नाउन जरेंड बनता है और यहाँ से ये V1 प्लस ING वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये जरेंड है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हुआ। देखो, मैं इनकी सारी एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स आपके सामने बताऊंगा। देयर इज नो डेंजर ऑफ द डाउन। अब देखो, यहाँ क्या है, यहाँ जहाँ पर भी ब्लैंक है उस ब्लैंक के आगे देखो आप, दर है, आर्टिकल है। आर्टिकल डिटर्मिनर्स का पार्ट होता है और सभी डिटर्मिनर्स का यूज नाउन से पहले करते हैं। अब वापस वही बात, इनमें से नाउन कौन बनेगी, आप वहाँ देखना पड़ेगा कि ब्लैंक के पास में उस वर्ड की रिक्वायरमेंट्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। तो अब इनमें से नाउन की मांग कर रहा है वह, तो इनमें से नाउन कौन सा बनेगा, फाल V1 है, फेल V2 है। ये मिस ऐसा कोई होता नहीं है, आपसे गलती करवाने के लिए दे दिया ऑप्शन। तो यहाँ पर फालिंग इसका करेक्ट आंसर है। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि द आर्टिकल के बाद में हमें कोई न कोई इनमें से इन ऑप्शंस में से एक को चुनना था। और आर्टिकल डिटर्मिनर्स होते हैं और डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, नाउन की डिमांड करते हैं। तो इनमें से नाउन कौन बनेगी, नाउन V1 प्लस ING, जो जरेंड होता है वो नाउन है। तो यहाँ पर भी इसका B ऑप्शन करेक्ट था। चिल्ड्रन लव, देखो चिल्ड्रन लव ये हमारे पास में यहाँ पर V1 है और चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। अब देखो आप, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट चाहिए या सी चाहिए या ए चाहिए, यानी कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल, इनमें से कोई चाहिए। लेकिन प्ले कभी नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लेड नहीं बनेगा। प्लेड सोचो, देखो प्लेड कभी नहीं बनेगा। प्लेड क्या होता है, V3 होती है और V3 क्या करती हैं, V3 एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो यहाँ तो आएगी नहीं क्योंकि पार्टिसिपल होती हैं, ये नहीं हो सकता। वापस फिर प्लेइंग, उसे हमें नाउन की ज़रूरत है और नाउन क्या बनती है, V1 में हम ING प्लस करते हैं तो वो नाउन बन जाती हैं। इसी तरह से आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इन सभी में हमें नाउन की रिक्वायरमेंट्स थी और नाउन का काम किया V1 प्लस ING ने, जिसको हम जरेंड बोलते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही बिगेन ब्लैंक द गीता एस्टरडे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वाले ऑप्शंस को चुना है, वो गलती कर गए। देखो आप समझना, यहाँ पर बिगेन सेकंड फॉर्म है और एस्टरडे के कारण अभी इन दोनों ने कर दिया हिसाब बराबर। यहाँ पास्ट इंडेफिनेट की बात करता है, एस्टरडे एडवर्ब है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई तो काम चल गया। अब देखो, यहाँ न तो रीड आएगी, रीड क्योंकि
इस वर्ब के बाद में रीड वर्ब V1 लिखना गलत होगा। और यहाँ हमें किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन बनती हैं तो ये तीनों नहीं बनेगी, और ऑब्जेक्ट ही नाउन है V1 प्लस ING, जिसे हम जेरेंड बोलते हैं। यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत थी, तो यहाँ पर इसका भी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ही वॉज पनिश्ड फॉर इज ब्लैंक इज टीचर। देखो सुनो, यहाँ पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी देखो हमने इस वाले क्वेश्चन को किया था और उसमें देखा था आपने कि प्रीपोजिशन, ब्लैंक के आगे देखो क्या लिखा है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को किस चीज़ की ज़रूरत है? या तो कोई नाउन आए या प्रोनाउन आए। तो यहाँ पर जो चीज़ नाउन बनती हैं उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिसओबेइंग। ये यहाँ पर जेरेंड है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इज अ गुड एक्सरसाइज। देखो यहाँ हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने बात की थी आपसे कि सब्जेक्ट दो चीज़ें बन सकती है, बार बार बता रहा हूँ, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, या कोई भी नाउन क्लोज या फ्रेज बन सकती है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्लोज और फ्रेज की तो बात नहीं की जा रही, तो हमें क्या यहाँ पर कोई ना कोई या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। यहाँ पर V1 प्लस ING जो जेरेंड है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ हमें इस वाले क्वेश्चंस में भी हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर भी हमें किसकी ज़रूरत थी? नाउन की ज़रूरत थी। और नाउन क्या बनती है? V1 प्लस ING जो नाउन बन जाती हैं जब वो जेरेंड होती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन थे, उन सभी को सोल्व करते हैं। और आज की क्लास में आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी पूरी डिटेल के साथ में डिस्कस किया जाएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और उसके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्लैंक है, बर्ड्स इज अ क्रूल स्पॉट। देखो हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक जो करेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। अब आप समझो, देखो यहाँ क्या आई हुई है, समझो आप इसको, ये क्या है? नाउन है। बर्ड्स नाउन होती है। अब नाउन के आगे बढ़ना है। अब आप समझो नाउन के आगे जो आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब इनमें से एडजेक्टिव कौन बन सकता है? कभी आपने किल V1 को एडजेक्टिव बनाया क्या? नहीं, गलत होगा। ये एडजेक्टिव हो सकता है, मानता हूं मैं आपको, ये एडजेक्टिव हो सकता है। और किलिंग भी एडजेक्टिव हो सकता है, और किल्स भी एडजेक्टिव हो सकता है। अब देखो सुनो, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे इन दोनों में से हमें एक को चुनना है भाई। A और D की तो ऑप्शन हमें क्रॉस कर दिया हमने। अब इन दोनों में से एक चुनना है। अब यहाँ देखो आप, ये थोड़ा सा फास्ट में नहीं जाता क्या? जैसे आई सा एन ओपन्ड विंडो, तो यहाँ देखो मैंने खुली हुई खिड़की छोड़ दी, जहाँ पर भी हुई अर्थ आएगा। देखो मैंने कल आपको टू इन्फिनेटिव के लिए बात की थी कि 2 प्लस V1 का अर्थ कैसा निकलेगा? के लिए। और यहाँ पास्ट जो पार्टिसिपल है यानी V3 है, उसका अर्थ कैसे निकलेगा? हुए, यानी ऐसा हुए। तो देखो ऐसा तो है नहीं। अब देखो यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है? जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING आएगी, उसका अर्थ निकलेगा ना, यानी मारना, चलना, यानी वर्ब जैसा अर्थ निकलेगा। तो ये समझो आप, यहाँ क्या हुआ? किलिंग बर्ड्स अ क्रूल स्पॉट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी हमें एडजेक्टिव चाहिए बर्ड्स के आगे, तो हमें किलिंग यहाँ पर चुनना होगा। देखो यू हैट, हमारे पास में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन बनेगा ऑब्जेक्ट? बताओ। अब तो बता दो आप बिल्कुल, बहुत अच्छा, नाइस, करेक्ट है, आपका भी करेक्ट है। ये सब सही आंसर हुआ। नाउन चाहिए हमें, आगे चलो साहब। आई सा हर इन द कार। अब देखो यहाँ पर हर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सिटिंग डबल बार आ गया, ये इस तरह से था यहाँ पर। अब आप समझो, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, सिट तो गलत होगा, हम लिख देते हैं, वो गलत बात है। ये भी गलत है तो ये भी गलत है, हमें इन दोनों में से एक भरना है। अब देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास में सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है हर, तो हर को चाहिए नाउन। अब नाउन ये बनेगा। अब देखिए इन दोनों में से सही कौन सा है ये देखते हैं हम।
V1 प्लस ING नाउन बनती है जेरेंड के रूप में। अब इन दोनों में से सही कौन सा है, मुझे देखना है। जिसमें यहाँ पर 2 बार TI वो सही होगा। वाई क्यों समझते हो आप? क्योंकि हम कभी कभी ING प्लस करने पर वर्ब का जो लास्ट लेटर होता है उसको 2 बार लिखते हैं। और कब लिखते हैं मैंने आपको एक क्लास में बताई था, उसे आप देखें नहीं तो मैं भी क्लियर कर रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला सही होगा, ये गलत है, यानी इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है। आप उसे जिसमें T 2 बार आए वो करेक्ट होगा, ING प्लस करते हैं सीट में तो इसलिए देखो हमें नाउन की ज़रूरत थी, इसको पसेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को नाउन की ज़रूरत होती है। देखो अब यहाँ देखो, ही डजंट माइंड यूर लेट, ये CBSE 10th के एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और वहाँ पर जो ऑप्शंस में से फिलअप करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पुटअप किया गया हुआ है, पहले परीक्षा में आया हुआ है, बोर्ड की परीक्षा में। आप इसे समझिए ध्यान से। देखो ही डजंट माइंड यूर लेट, अब आप यूर को समझो पहले। अब यूर क्या है, यू का पसेसिव एडजेक्टिव है। अब यू का पसेसिव एडजेक्टिव तो क्या लेगा, एडजेक्टिव क्या लेता है बताओ, नाउन। तो ये नाउन है क्या, नहीं। ये नाउन है क्या, नहीं। अब इन दोनों में से कोई नाउन है, V1 प्लस ING नाउन होती है। लेकिन कम में जब भी हम ING प्लस करते हैं तो लास्ट का लेटर यानी ई को उठाकर उस M को डबल नहीं करते, तो ये गलत हो गया। ये हमारा सही आंसर होगा। बेटर आंसर क्या होगा यहाँ पर, C कमिंग। ही डजंट माइंड यूर कमिंग लेट। देखो इस तरह से हमने सारे टेस्ट के बारे में सारे क्वेश्चंस थे उनको आपके सामने सोल्व किया। आप सही अब आपके सामने सारे ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने क्लियर होंगे। अब हम जो नॉन फाइनाइट वर्ब की जो तीनों पार्ट हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल और टू इन्फिनेटिव, इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे और यहाँ से पूरी तरह से क्लियर करेंगे इस बात को कि यहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे अगर एग्जाम्स में आए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम सबसे पहले जेरेंड की बात करते हैं। जेरेंड का यूज मैं आपके सामने एक एक करके क्लियर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, अभी आपने हमारे साथ जुड़कर इस बात को सीखा है कि फाइनाइट वर्ब की जो पहली कैटेगराइज्ड होती है यानी कैटेगरी होती हैं, ये जिसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं वर्ब का, वहाँ पर क्या होता है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप इन ऐसे टर्म्स को शायद पहली बार सुन रहे हो तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब आपके समझ में आया होगा कि फाइनाइट वर्ब का बहुत बड़ा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। और विषय इंपॉर्टेंट कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है या इसके टाइप हैं उससे लेकर डिस्कस करते हैं जेरेंड। देखो ये क्या करता है, देखो सबसे पहली बात तो हम ये बनता कैसे हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। आपको मैं इस तरह से हेज बनाकर लिख देता हूँ। तो V1 प्लस ING से बनता है, ठीक है साहब, ये बात आपने समझी। इसका बिहेव कैसे होता है, एज ए नाउन होता है, एज ए नाउन रोल करता है ये, यानी नाउन की तरह काम करता है। अब हम ये समझते हैं, देखो सबसे पहला रूल ये क्या करेगा, कभी कभी एज ए नाउन किसी सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा, एज ए नाउन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब ये ऐसा कैसे करता है, देखो हम समझते हैं इस बात को, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहां पर हम इज अ गुड एक्सरसाइज, एक सेंटेंस लिखता हूं और हमें यहां क्या है, स्विम वर्ब है, इसकी को करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब आप बात समझिए, देखो यहां हमारी ये वर्ब है ना, वर्ब के आगे क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ क्या कर रहा है, देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट कौन हो सकता है, बार बार बता रहा हूँ आपको, या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगी या नाउन क्लोज होगी, ये सब्जेक्ट बनते हैं। तो ये यहाँ क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए। और आपको पता है कि एज ए नाउन क्या काम करता है, V1 प्लस ING, वहाँ पर हमारे पास में वर्ब है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो उसमें हम क्या करेंगे, ING प्लस कर देंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट बनने के लिए हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस, यहाँ पर 2 बार लिखना होगा M को, इस तरह से हमें स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरह से हमने इस चीज़ को समझा। और शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि जेरेंड एज ए नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। ओके,
अब अगली बात समझते हैं अपन, ये एज ए नाउन किस, देखो हम जेरेंड के नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। उसका यूज हमें कैसे करना है, किस तरह से उसको सही यूज करना है उसका। एज ए नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जेरेंड एज ए नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब जैसे समझिए आप यहाँ पर हमें एक चीज़ लिखना हो, जैसे ही लाइक्स, यहाँ पर हमें प्ले को सही भरना है। अब आप समझिए, देखो ये हमारी वर्ब हुई ना, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इस वर्ब को किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, आप जानते हो कि V1 में ING करने से, ING प्लस करने से क्या बनता है, जेरेंड बनता है, और जेरेंड नाउन का काम करता है। तो आप इस बात को भी समझिए, यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड काम कर रहा है नाउन की तरह। अब हम अगले यूज पर बढ़ते हैं। देखो एज ए नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, एज ए नाउन ये किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर लिख दिया मैंने डॉट डॉट स्मोक। अब यहाँ समझो आप, ये जो स्मोक है इसको हमें इस प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ के बाद भरना है, तो इससे क्या है, क्या चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर और नाउन की तरह बिहेव करेगा। तो आप यहाँ पर इसको करेक्ट क्या भरेंगे, स्मोकिंग आपको ING प्लस करनी है। अब इस तरह से इसके 3 यूज पढ़े समझ गए होंगे आप। सबसे पहला यूज सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और एक कभी कभी क्या करता है, देखो किसी भी वर्ब का, यानी जो वर्ब हमारी कॉम्प्लीमेंट लेती हैं उसका ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। मैं इसको ऐसे इरेज कर दूँ, आपके शायद समझ में आ गई होगी बात। देखो इस तरह हम धीरे धीरे इनके सभी यूज पढ़ेंगे, और आपके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। आपने नोट कर लिया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले यूज पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट बनता है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट अभी डिटेल से बताया नहीं है, तो लेकिन फिर भी बताता हूँ आपको। देखो समझो, जैसे हर हॉबी, यहाँ पर इज लिख दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया डांस। इस तरह से आपको इसका करेक्ट यूज करना है। हमारी जो बी वर्ब होती है, आप समझिए बी वर्ब की, देखो आप अगर हम बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है, सीधा लिख देता हूँ मैं, आप जानते हो इस बात को। इज, आर, एम, वॉज, वर, बी और बीन, या बिंग भी होती है एक, बिंग। इन सबको याद रखिए, ये सारी बी की फॉर्म हिस्से हैं, ठीक है। अब आप समझो, देखो यहाँ पर इन सब के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट भी किसका होगा, सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, उसको मैं आपसे अलग से, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अलग से इस टॉपिक को लेंगे अपन। जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बी वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगी कॉम्प्लीमेंट होगी। अब आप समझिए कि बी के बाद में, बी नाउन के बाद में, सॉरी बी वर्ब के बाद में जो नाउन आएगी वो कॉम्प्लीमेंट होगी। अब यहाँ क्या है, देखो हर हॉबी, इज क्या है, उसकी हॉबी क्या है, इसको बताइए। नाउन चाहिए में, बोलिए डांस में ING प्लस करेंगे तो डांसिंग, ये होगा। अब आप यहाँ एक चीज़ में कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया क्या। देखो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब आप बात कर रहे हो उस समय जो एक्शन है, एक्टिविटी है, वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। बताइए कंटिन्यू है क्या, बताओ आप, नहीं है कंटिन्यू। तो देखो क्या है यहाँ पर कंटिन्यू नहीं। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, देखो दिस इज अ दिस इज अ। अब यहाँ पर आपको, वैसे ये जेरेंड से हटकर है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
इंटरेस्ट जो वर्ब है इसको हमें सही भरना है। अब बताइए देखो, यहाँ अगर एज आया हुआ है तो मैं इंटरेस्टिंग लिख दूंगा अगर यहाँ पर, और आप कहोगे सर ये तो कंटिन्यूस हो गया, इसके बाद में V1 प्लस ING आ रही, नहीं, लेकिन इसका जो यहाँ यूज हुआ है नाउन से पहले हुआ है, ये पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है ये। तो आप ऐसा मत समझिए कि जहाँ पर भी V1 प्लस ING आया हुआ है और उसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो वह कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ समझो, आप यहाँ तो कोई हो ही नहीं रहा, कोई काम कंटिन्यू हो ही नहीं रहा, कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है ही नहीं। हर हॉबी इज डांसिंग, उसकी जो हॉबी है वो डांसिंग, नृत्य करना है, तो बताइए कंटिन्यूस नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, और कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा समझ गए होंगे आप। अब एक और सेंटेंस से क्लियर करता हूँ एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। हर हॉबी इज डांस, और आपसे कहा जाए कि इसको सही कर दो भाई, बताओ कैसे सही करोगे आप इसको? सही करने के लिए वही आपको पता है, यहाँ पर जो डांस आया है ये गलत है। हम सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे और वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कि क्या, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर नाउन की रिक्वायरमेंट्स हैं और नाउन को पूरा करने के लिए हमें जेरेंड का यूज करना पड़ेगा। इस तरह से आप इस चीज़ को समझे होंगे कि कभी कभी क्या होता है, जेरेंड किसी भी वर्ब का, जो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ये बिहेव करता है। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ नोट करवाता हूँ, मैंने इस चीज़ को नोट नहीं करवाया है, आप लिखिए इसका फोर्थ। यहाँ पर आप एक से एग्जाम्पल समझिए, इसको हैज लगा दीजिए। एज ए नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है एज ए नाउन। अब ये इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए। हम इसके अगले यूज पर बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है देखो, आपने नोट कर लिया होगा, जेरेंड क्या काम करता है, इसे नोट कीजिए आप। मैं इसको इरेज करता हूँ। हमारे जैसे अभी हमारे एक सेंटेंस मैंने टेस्ट में दिया था आपको कल, उस सेंटेंस में द के बाद, यानी द आर्टिकल के बाद में हमें जेरेंड का यूज करना पड़ा, क्योंकि आर्टिकल क्या करता है देखो, नाउन की डिमांड करता है। तो देखो एज ए नाउन, आप इसको समझिए, 5 नंबर का यूज लिखिए आप, एज ए नाउन आफ्टर द डिटर्मिनर, या सॉरी आर्टिकल। अब कैसे सुनो देखो, द डांस ऑफ हर सिस्टर इज, देखो हम इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार से एज ए नाउन आफ्टर द इसका यूज किया जाता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो द डांस ऑफ हर सिस्टर इज वेरी नाइस। अब यहाँ क्या हुआ देखो, ये हमारी वर्ब है और इस वर्ब के आगे आने वाला पूरा का पूरा पार्ट सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या होता है देखो, ये ऑफ, और कोई भी फ्रेज हो, यहाँ पर फ्रेज है, ये ऑफ से जुड़ी हुई जो वर्ड्स है ये इनके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे कहने का अर्थ ये कि यहाँ पर इस फ्रेज का जो हेड वर्ड है, जो मेन वर्ड है, वो क्या है, डांस है, यानी डांसिंग है, या डांस गलत है, और द आया है। वैसे भी द के बाद में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई, आप सब जानते हो, आर्टिकल का यूज हमें नाउन से पहले करना होता है। तो हमें यहाँ ये नाउन बनानी, वर्ब से पहले तो अभी पहले कभी डिटर्मिनर्स आते ही नहीं है, और ये आर्टिकल नाउन से पहले आएगा तो डांस को क्या करना पड़ेगा, डांस ही करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझ गए। अगर एग्जाम्स में ये आता तो आपको यहाँ से इसको, ये एरर है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको डांसिंग लिखना पड़ता। ओके, इस चीज़ को समझ गए। हम इसके अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमने बहुत ही नाइस आपके सामने एक चीज़ बताने वाला हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। देखो सुनो, जैसे हमारा प्रोनाउन है आई, तो इसका जो केस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। इससे क्या करते हैं देखो, हम यहाँ पर पसेजिव केस बनाते हैं। पसेजिव केस बनाते हैं, POSSESSIV, पसेजिव केस। अब पसेजिव केस क्या होता है देखो, इसके भी 2 पार्ट हमारे ग्रामरिस्ट ने बनाए हैं। आई, यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ में एक तो प्रोनाउन होता है और एक, पहले आप एडजेक्टिव समझिए, नहीं तो आप फिर
बोलोगे सर की लेवल बहुत हाई है आपका। कल हमारे पास में कमेंट्स मिला था हमारी टेक्निकल टीम को कि सर का लेवल बहुत हाई होता है। हाई नहीं है, लैंग्वेज सीखने का तरीका यही है। अगर हम किसी दूसरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो गलत है। अब देखो आई से क्या बनता है, माई। और यहाँ देखो एक प्रोनाउन बनता है, आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा माइन, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और फिर इसी तरह से हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन में, वो वी होता है। वी का क्या होता है, पसेजिव एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। और एडजेक्टिव बोलते क्या होगा, हमें नाउन चाहिए, और यहाँ क्या होगा, इसका प्रोनाउन आवर्स होगा। इधर देखिए अस। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में यू आया, तो यू का यूअर, इसको बोलते हैं हम योर्ज। देखो यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और देखो ये जो यहाँ अपोस्ट्रोफी इस तरह से लगा देते हैं हम, ऐसा है ही नहीं। हमारी इंग्लिश में आपको कहीं पर भी लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें लिखा था योर, इसमें से करेक्ट कौन सा है, फेथफुली। इस तरह से उसमें एरर्स थे, उनमें से बताना था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट कर दिया, ये गलत है मेरे भाइयों, इसको याद रखना। इंग्लिश में कहीं पर भी नहीं है ऐसा, हमारी अंग्रेजी इसको एक्सेप्ट करती नहीं है, होता ही नहीं है। तो ये गलत है, इसको आप इस तरह से याद रखिए। इसका अर्थ होता है योर्ज, इसको योर्ज पढ़ते हैं। और यहाँ पर यू, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें ध्यान देनी होगी हमारी अच्छी नॉलेज के लिए। यहाँ से ही है, ही का हिज, इधर भी हिज बनेगा, और यहाँ पर हिम, और सी से हर, और यहाँ पर भी हर, और इधर भी हर, यहाँ हर्ष होगा, सॉरी, दे, देहर, और देहर्स, और देम। इट से ये वाला नहीं बनता है, यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे अपन। यहाँ ITS इट्स और इट, और इधर भी इट। ठीक है साहब, आपको मेरे टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, आप इसको या नोट कर लीजिए कॉपी में, आगे भी बहुत काम आने वाली चीज़ है। पसेजिव एडजेक्टिव होता है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, देखो एडजेक्टिव की जहाँ तक बात है, ये सारे के सारे अपने साथ नाउन लेते हैं, और ये प्रोनाउन है, ये बिना नाउन के आते हैं। इस चीज़ को आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ। अच्छा, दिस हाउस इज माइन। यहाँ देखो आप, माइन को किसी नाउन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को हटाता है वहाँ से। तो दिस हाउस इज माइन, वहाँ माइन के जगह पर आपको नाउन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके बाद में नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इन सब के बाद नाउन लिखने की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी हैं, आपको लिखना होगा, नहीं तो आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। समझ गए आप, आपने नोट कर लिया। अब मैं इसी टॉपिक पर यही पसेजिव एडजेक्टिव पर बात करता हूँ। पसेजिव एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या होता है, क्या आनी चाहिए, एडजेक्टिव है तो क्या आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए। और नाउन कैसे बनती है बताओ आप, यदि हमें वर्ब से बनानी हो तो V1 + ING करने से जेरेंड बनता है, और जेरेंड क्या करता है, नाउन का काम करता है। तो देखो एज अ नाउन विद पसेजिव एडजेक्टिव, किसका प्रयोग होगा बताओ, किसका प्रयोग होगा, जेरेंड का प्रयोग होगा। जैसे आपको मैंने टेस्ट में भी एक सेंटेंस दिया था, आई डोंट माइंड योर लेट। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, कम से बढ़ना है, तो कम की क्या बनानी होगी, बोलो आप, कम के क्या बनानी होगी, कम से हमें कमिंग बनाना होगा, क्योंकि हमें योर के बाद में नाउन बढ़नी है, क्योंकि ये पसेजिव एडजेक्टिव हैं, और पसेजिव एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की डिमांड करता है। इस तरह से आप इनके नेक्स्ट रूल नंबर 6 था, आपसे समझे होंगे। हम अगले कदम पर बढ़ते हैं, तब तक आप इन्हें नोट कीजिए।
देखो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और इनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर इसमें एरर हैं और उसका करेक्शन किस प्रकार से होगा। आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं इसके। इसमें एक आपके लिए देखो क्या कहा गया है, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, यहाँ एस लगाएगी सॉरी क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है सारे। ओके देखो सुनो समझते हैं। ही इज थिंकिंग ऑफ लीव दिस जॉब। देखो आप जब भी किसी भी कंपोजिशन में इस प्रकार के सेंटेंस लिखते हो और जब भी एग्जामिनर इन चीज़ को पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि इस स्टूडेंट्स में ग्रामर की नॉलेज कम है और वो इस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं उनको रॉन्ग काउंट कर लेते हैं और आपके नंबर माइनस हो जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। देखो पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ही इज़ थिंकिंग ऑफ लीव दिस जॉब। आप देखो यहाँ समझना आप, ये हमारी वर्ब है और ऑफ के बाद में लीव लिखा हुआ है, V1 लिखी हुई है। क्या सही होगा क्या? नहीं, ये गलत होगा। यहाँ क्या होता है, जेरेंड का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो यहाँ पर हमें लिविंग लिखना होगा, बाकी फिर सही हो जाएगा। देखो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यूर लीव्ड हियर। देखो टू यूर लीव्ड, यूर के बाद में पसेजिव एडजेक्टिव है, क्या आना चाहिए? नाउन आनी चाहिए। तो यहाँ नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लीव्ड को लिविंग करना पड़ेगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। दोनों सेंटेंस आपके सामने क्लियर हुए। आपके एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आप ध्यान दें। और आई एम एम्बिशियस ऑफ बिकम द फेमस ऑथर ऑफ इंडिया। देखो एम्बिशियस ऑफ, फिर ऑफ आ गया, बिकम गलत है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए प्रीपोजिशन को, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है। और नाउन बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसमें ING प्लस करनी होगी, यानी ये जो बिकम लिखा होता है ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसकी जगह आपको बिकमिंग करना होगा। द टीचर वॉज डिसप्लीज्ड एट माई डिसओबे हिम। देखो वापस समझो आप, यहाँ पर पसेजिव एडजेक्टिव है, डिसओबे गलत है, यहाँ पर ING प्लस करनी होगी। इसकी जगह पर क्या लिखना होगा आपको, डिसओबेइंग। आप इस बात को समझे होंगे शायद, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इधर देखो आप, नो वन लाइक्स पे टैक्सेस। कोई नहीं चाहता कि टैक्स चुकाए, यानी टैक्स चुकाना कोई नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। तो देखो यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, और ऑब्जेक्ट को पे नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को V1 नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की जगह पर हमें नाउन चाहिए, तो नाउन बनाने के लिए पे में आप ING प्लस कर दीजिए, तो पेइंग हो जाएगा। और पेइंग V1 में ING प्लस करने से जेरेंड बनता है और जेरेंड को हम नाउन मानते हैं। इस तरह से देखो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के जेरेंड जो हमारा टॉपिक था उसको पूरी तरह से क्लियर किया। ये भी समझा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, पहले उसकी सारी डिटेल पर डिस्कस किया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि शायद अब आपके जेरेंड नाम का जो टॉपिक है या हमारे यूनिट है जेरेंड ग्रामर की, वो क्लियर हुई होगी आपको। देखो ये सारी बातें मैंने बताई वर्ब की। हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स पर गए, वहाँ पर हमने जेरेंड देखा, पार्टिसिपल देखा, टू इन्फिनिटिव देखा। अब क्या करते हैं, देखो हम एक इन जो नॉन फाइनाइट वर्ब के जो थ्री टाइप्स है उनको क्लियर करेंगे। आज की क्लास में हमने जेरेंड से रिलेटेड सारी बातें समझी हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश की है। इस चीज़ को समझ गए होंगे शायद आप कि जेरेंड का रोल हमारे ग्रामर है या कंपोजिशन में उसमें बहुत बड़ा है, और इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे धीरे धीरे करते हुए हर टॉपिक को क्लियर करेंगे और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। और